हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर किए, उससे पहले ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस किया। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में इतना ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर तो मैंने ऑक्सीजन फैमिली से करवा दिया था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी नाइट्रोजन फैमिली की आज लास्ट क्लास है। इसमें थोड़े से जो बेसिक पॉइंट्स है, हाइड्राजीन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोलिसिस, चाहे वो ग्रुप 13 हो, चाहे 14, चाहे 15 जो कि अब चल रहा है, हाइड्रोलिसिस आपको हर पार्ट का करना है क्योंकि हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये कंप्लीट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। देखो, इसमें बेसिक पॉइंट्स ना 3 ये मेन है। जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, ये 2 तरीके के मेन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बनाते हैं, या तो MH3 वाले जैसे NH3, PH3, AS3, एंटीमनी, बिस्मथ H3, या बना सकते हैं M2H4 वाले। M2H4 में कौन आ जाएंगे? जैसे N2H4। N2H4 क्या होता है? हाइड्राजीन, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है और सारों के इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आते हैं बेसिक 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, चाहे CSIR है, चाहे गेट है, चाहे आईआईटी एग्जाम है। ये 3 मेन बातें, बेसिसिटी ऑर्डर, रिड्यूसिंग पावर और बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिसिटी की बात करते हैं तो क्या होगा। देखो, हमें पता है केमिकल बॉन्डिंग की क्लास नंबर मुझे याद नहीं है, उसमें मैंने ड्रैगोस कंपाउंड करवाए थे। उसमें मैंने बताया था कि जो ग्रुप 15 होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, पर ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है? ड्रैगो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे है, वो पूरा का पूरा आप केमिकल बॉन्डिंग से देखेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो वो होता क्या है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है अमोनिया, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जिसके वजह से इनका जो ये कैरेक्टर है वो प्योर S कैरेक्टर होता है। इसमें तो SBP भी है, इसमें प्योर S कैरेक्टर होता है। हमें पता है अगर किसी भी स्पीसीज में प्योर S कैरेक्टर है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बाइंड करके रखेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं S कैरेक्टर बढ़ता जाता है, S कैरेक्टर इंक्रीजेज, S कैरेक्टर इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द S कैरेक्टर, तो ये अपने लोन पेयर को बाइंड अप करके रखेंगे, और अगर ये अपने लोन पेयर को बाइंड अप करके रखेंगे तो ये लोन पेयर नहीं देना चाहेंगे, और अगर ये लोन पेयर नहीं देना चाहेंगे दे आर वेरी लेस बेसिक। तो यही है, बेसिसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम PH3 to BH3। वाई? Because these are Dragos compound, there being no hybridization. As there being no hybridization, they are having a pure S character. If they are having a pure S character increases, theta increases, electronegativity increases, they will bound their lone pair towards itself more, so they don't want to donate its lone pair. इसके वजह से basicity decreases down the group। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है जो इनके बीच में, जैसे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था, अगर H डोनेट करेगा तो वो रिड्यूसिंग पावर है। जितने ज़्यादा H देंगे उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा अच्छी है। हम पता है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, अब ये देखो, इसका तो चलो हमारा 2s था, ये 3p, ये 4, ये 5, ये 6p। ठीक है, तो जैसे जैसे जा रहे हैं ये तो वही है, ये तो 1s ही है। यहाँ पे p बढ़ती जा रहा है, ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इनकी ओवरलैपिंग कम होगी, इनकी ओवरलैपिंग कम होगी तो इनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो H पॉजिटिव बहुत ईजिली लूज कर देंगे, ईजिली लूज करेंगे तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो क्या लिखा हुआ है? बिकॉज MH बॉन्ड गेट्स वीकर डाउन द ग्रुप। और क्यों वीकर होता है? क्योंकि ऑर्बिटल का साइज जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, S का तो उतने का उतना है, तो ओवरलैपिंग डिक्रीजेज, द MH bond gets weaker down the group, and if MH bond get weaker down the group, it will lose H very easily. If it is lose H easily, it is having a good reducing power। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
बॉइलिंग पॉइंट। देखो हमें पता है जैसे जैसे नीचे साइज बढ़ता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था बिस्मथ का, देन एंटीमनी, देन कौन आना चाहिए था, आर्सेनिक आना चाहिए था, उसके बाद pH3 आना चाहिए था, यहाँ अमोनिया आना चाहिए था। बट अमोनिया यहाँ ना होके थर्ड नंबर पे आ जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ हैविंग अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है NH3 में, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है तो वो वाटर के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो अगर आप उसे हीटअप करोगे तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, उसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, उसे हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसीलिए ये इसकी पोजीशन यहाँ ना होकर यहाँ आ जाती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमें पता है नाइट्रोजन की इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सेकेंड इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वाटर के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, डिजॉल्व मतलब क्या होगा, डिजॉल्विंग का क्या मतलब है, अगर कोई स्पीशीज आई, अगर वो इस स्पीसीज के साथ जिसमें उसको घुलना है, अगर वो दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अगर कोई एक स्पीशीज़ आई और ये स्पीशीज़ नहीं चाहती, मैं इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहूँगी, तो जब इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी तो उसमें डिसॉल्व कैसे होगी, डिसॉल्व नहीं होगी तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। तो अमोनिया बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन एनी अदर मेंबर ऑफ द हाइड्राइड ग्रुप। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे अमोनिया है इसी तरह pH3 है। pH3 को हम क्या बोल देते हैं, फॉस्फीन। फॉस्फीन इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन फैमिली का। ठीक है, बस इसकी एक ही बहुत अच्छी बात है, इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और इट इज़ अ मोर स्टेबल हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और भी बहुत हाइड्राइड्स बनाता है, बट सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है, pH3, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फीन, जिसकी है गुड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं हाइड्राजीन, उसकी प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी रिएक्शन, देन करते हैं हाइड्रोलिसिस। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हाइड्राजीन। देखो हाइड्राजीन N2H4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, मेनली ये 4 कन्फर्मेशंस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो वैसे नॉर्मल अगर हम जनरली बात करें तो N2H4 का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ये N है, ये N है, यहाँ पे वी हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H, यहाँ पे ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, जो कि होता है हाइड्राजीन। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दीज 2 लोन पेयर्स है ना, इसकी 4 मेन कन्फर्मेशंस होती हैं। सबसे पहले देखो ये मैंने बनाई है इसकी गॉचे फॉर्म। ठीक है, ये आप बना लोगे क्योंकि ये इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है जिसमें ये मेनली एग्जिस्ट करता है, बट फिर भी इसकी 4 मेन कन्फर्मेशंस होती हैं। ठीक है, नॉर्मली हाइड्राजीन ऐसे एग्जिस्ट करता है। मेनली कौन सी होती है, देखो एक होती है स्टैगर्ड। अगर हम इसका 100 हॉर्स बनाएंगे, देखो एक होता है, ये हो गया। ठीक है, अगर मान लो दोनों लोन पेयर इधर है, सेम साइड पे है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा 100 हर्ट्ज का, ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज का। अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पता है हमारे को, तो ये 100 हर्ट्ज का कौन सा अगर सेम साइड में है तो क्या हो जाता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये कौन सा हो जाता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसी का पॉइंट ग्रुप निकालूँ तो क्या निकलेगा, C2V। ठीक है, करके देख लेना। फिर अगर मान लो एक लोन पेयर को हमने यहाँ कर दिया, एक लोन पेयर को यहाँ कर दिया, अपोजिट में कर दिया, यहाँ पे H और एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H, तो ये टोटली अपोजिट हो गया। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सा हो जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म। और इसके अंदर पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C2H। और थर्ड हमारा क्या होता है, गॉचे, जिसमें थोड़ा सा एंगल मूव कर जाता है और लोन पे यहाँ आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, इसे बोलते हैं गोचे फॉर्म, जो कि है सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद थोड़ा सा और इक्लिप्स्ड से जस्ट पहले वाली हो जाएगी, पार्शियली इक्लिप्स्ड, वो हो जाएगी इसकी 4th फॉर्म। तो 1 100 हर्ट्ज इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, गोचे फॉर्म, एक थर्ड वाला 4th वाला पार्शियली इक्लिप्स्ड। तो ये 4 है मेन, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है C2, ओनली C2X इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये 3 आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है इनकट, और देखो गॉचे फॉर्म को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, और 2 हाइड्रोजन के बीच का जो ये एंगल है इसे बोलते हैं ट्विस्ट एंगल, जो कि होता है 95 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो मैंने बता रही हूँ, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा मुझे दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम इसी एक पार्ट को देखेंगे तो अगर मैं इस पार्ट को देखूँ या इस पार्ट को, ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या है, पिरामिडल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके।
ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना इसके स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट आते ये है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे मुझे किसी भी हालत में याद करना है, गेट से पहले एक बार रिवाइज करनी है और नेट से पहले रिवाइज करनी है। ठीक है, ये आप दो पार्ट याद रखो ना रखो, ये याद होना चाहिए कि अमोनिया जब NaOCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्राजीन प्लस NaCl प्लस वाटर बनता है। ये बस मेन आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आ गया तो कैसे बनेगा, या हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं, तो अमोनिया और NaOCl। एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखवाया, ये जो NH2Cl है, देखो ये क्या हुआ, ये रिएक्शन का ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है। जब ना रिएक्टेंट हो ना प्रोडक्ट हो, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, वो हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट। क्या होता है, इंटरमीडिएट। तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूम तो हो ही रहा है ना, ऑब्वियस ही बात है, ना तो ये रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में है, तो ऑब्वियस ही बीच में बना और बीच में कंज्यूम होके निकल गया। होता क्या है, जब ये बनता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि NH2Cl, ठीक है, अपना हाइड्राजीन से रिएक्ट कर जाए। इसको बोलते हैं क्लोरामीन। क्या बोलते हैं, क्लोरामीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। क्लोरामीन की टेंडेंसी है कि वो NH2 हाइड्रोजन जो मेरा बना उसके साथ रिएक्ट कर जाए और नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में उसको निकाल दे। मुझे तो चाहिए था हाइड्रोजन, बट अब मेरे को मिल रहा है नाइट्रोजन, तो ये तो मेरे लिए बड़ा गलत हो जाएगा कि ये मेरा बन के मेरा जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए हाइड्रोजन वो उसे बनने नहीं दे रहा, तो ये तो मेरे लिए गलत हो गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेलेटिन और ग्लू डालते हैं जब ये रिएक्शन हो रही होती है। क्या डालते हैं, जेलेटिन और ग्लू। ये क्या करती है, इसको कंज्यूम कर लेती है, इसको फर्दर जो है रिएक्ट नहीं करने दी। एज सून एज ये बनता है, ये इससे फर्दर होके ये इसे बनाए, ये जो है कंज्यूम हो जाता है जेलेटिन और ग्लू से, और रिएक्शन हमारी स्मूथली होती है। पहला पॉइंट ये लिखोगे, ठीक है ना, कि हम जेलेटिन, ये लिखो, टू अवॉइड दिस जेलेटिन और ग्लू इज यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो ये मेटल, हैवी मेटल्स के कैटलिस्ट डले हुए हैं तो ये रिएक्शन और फास्ट होती है, तब हमें इसे जेलेटिन और ग्लू को और ज़्यादा डालना पड़ता है, या फिर हम उसमें हैवी मेटल्स ना डालें। तो हैवी मेटल से भी ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कैटलाइज्ड होती है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बस हाइड्रोजन के इतने मेन है, आपको ये रिएक्शन याद करनी है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस। और इस ये जो साइड बाय रिएक्शन है वो कौन सी होती है, क्लोरामीन, इसे बोलते हैं क्लोरामीन, जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन और NH4Cl बनाती है। इसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें डालते हैं जेलेटिन एंड ग्लू। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन का इतना ही पार्ट करना है, इससे ज़्यादा हमें ना किसी बुक को रेफर करना ना कुछ भी करना, इतना ही करके जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं। देखो, हाइड्रोजन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि हमें कैसे पता चलेगा इस रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे कि हमको एक रिएक्शन मिक्सचर दे दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन है। अगर हम इससे पोटेशियम आयोडेट के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमें पता है पोटेशियम आयोडेट कैसे टूट सकता है, K पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव। और IO3 का नेगेटिव का कलर क्या होता है, ये पहले टूटता है आयोडीन में, उसके बाद ये पहले ब्रेक होता है आयोडीन में, और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है ICl में। जो आयोडीन होता है ना, उसका कलर होता है ऑरेंज, और ICl का कलर होता है कलरलेस। तो मतलब अब एक बार लिख लेते हैं, कलरलेस, और इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, जैसे हमने रिएक्शन में ये सब डाला, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन है और आपने ये डाला है तो वो इसमें ब्रेक करेगा, और आयोडेट किस में कन्वर्ट होगा, आयोडीन के अंदर, और जैसे वो कन्वर्ट होगा ऑरेंज कलर आ जाएगा रिएक्शन मिक्सचर में। जैसे रिएक्शन मिक्सचर में ऑरेंज कलर आया और फिर ICl बना, ICl बनने के बाद वो ऑरेंज कलर डिसअपियर हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो KCl और ICl बना रहा है और नाइट्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड्स। अगर हम नाइट्रोजन के हलाइड्स की बात करें, NF3, NCl3, NBr3, NI3, स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है NF3। कोई रीज़न नहीं है, इतने बार बताया है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल, ओवरलैपिंग विल बी स्ट्रॉन्गर, ओवरलैपिंग विल बी स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, तो इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज एज द साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेज द ओवरलैपिंग डिक्रीजेज, एट द ओवरलैपिंग डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप।
ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हाइड्रोलिसिस। हर ग्रुप की हाइड्रोलिसिस बहुत अच्छे से करनी है, भूलना नहीं है। देखो जैसे अभी जस्ट हम कार्बन फैमिली करके आए CF4 में, मैंने बताया था कि हाइड्रोलिसिस की फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसके अंदर भाई अट्रैक्ट करने के लिए होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि उसको वाटर के साथ रिएक्ट करना है। पहला। सेकेंड, अट्रैक्ट कर लिया पर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या करोगे? ठीक है, इसी तरीके से कार्बन में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं थी तो हमने क्या किया था फर्स्ट स्टेप में, अगर आपको याद नहीं है पहले वो देखोगे फिर यहाँ आओगे, ठीक है ना। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, ब्रेक किया था बॉन्ड को। जब हमने बॉन्ड को ब्रेक कर लिया था तो उसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो गई थी। तो सेम अमोनिया में एम्प्टी ऑर्बिटल तो है नहीं, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो पहले हम अच्छे से इसको हीट करेंगे ताकि ये NH बॉन्ड टूट जाए। अच्छा एक और बात, ये यहाँ पे H नहीं होगा, यहाँ पे होंगे फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट भी तो होना चाहिए ना, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा फ्लोरीन। देखो मैंने क्या बताया, अभी हमें सबसे पहले NF बॉन्ड को तोड़ना है, NF बॉन्ड टूट जाएगा बिकॉज ऑफ द हीटिंग, हम NF बॉन्ड को तोड़ देंगे। जब NF बॉन्ड हमारा यहाँ पे टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ से पहले स्टेप में -F नेगेटिव हमारा यहाँ से निकल जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे वाटर, क्योंकि यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो गई है तो इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। जब ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, NF2 निकला तो NF2 से यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल आई, एम्प्टी ऑर्बिटल से वाटर ने यहाँ पे रिएक्ट किया और यहाँ पे O ने बॉन्ड बना लिया, OHH, ठीक है, इसने इसको दिया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव -H पॉजिटिव, तो यहाँ से F नेगेटिव निकला, यहाँ से H पॉजिटिव निकला, तो ओवरऑल क्या निकल जाएगा, -HF। क्या निकल जाएगा, -HF, और यहाँ पे OHF लग जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वाटर जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ से पहले तो F टूटेगा, पहले F टूटेगा, फिर OH इस पे अटैक करेगा, फिर HF निकल जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ OH लग जाएगा, 3 OH लग जाएंगे, स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बन जाएगा HNO2। तो जब मेरी रिएक्शन NF3 के साथ हो रही है विद वाटर तो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है HNO2 + HF। ठीक है, समझ में आई। अब नेक्स्ट करते हैं NCl3। ठीक है, ये NF3 हो गया, अब NCl3 करते हैं। देखो Cl में अभी क्या था, यहाँ पे तो वीकेंट ऑर्बिटल नहीं थी तो हमें पहले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा, बट यहाँ पे क्लोरीन इज हैविंग अ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, ये एक्सेप्ट करेगी। अब यहाँ पे देखो पुश एंड पुल मैकेनिज्म होगा, पुश एंड पुल मैकेनिज्म। अगर आपको ये नहीं आता है पुश एंड पुल मैकेनिज्म तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एशन मॉशर के अंदर हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन पुश एंड पुल क्या कहते हैं। जैसे इसने इस पे पुश किया, ऑब्वियसली यहाँ आएगा, ये अपने नाइट्रोजन को देगा और नाइट्रोजन देन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ने एम्प्टी ऑर्बिटल में डाला, क्लोरीन ने ये ले लिया, क्लोरीन से नाइट्रोजन ने लिया, फिर नाइट्रोजन ने जो अपना लोन पेयर था वो H को दे दिया। तो होगा क्या कि इसने इसको दिया तो ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, तो क्या क्या निकल गया, ClOH, HOCl तो यहाँ से निकल गया, इस H ने N के साथ बॉन्ड बना लिया, NHClCl। समझ में आ रही है ना, ये 2 Cl थे, ये Cl वाला तो ब्रेक हो गया तो NH ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया तो NHClCl। इसी तरीके से 2 और वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, ये Cl निकल जाएगा, ये Cl निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा अमोनिया + 2HOCl। तो जब NCl3 के साथ रिएक्शन होती है, क्योंकि Cl में वी हैव अ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पुश पुल की वजह से उसका बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, देन वी विल गेट अमोनिया + 3HOCl। ठीक है, अब इसी तरीके से NBr3 के साथ भी कर सकते हो। अब हम करते हैं फॉस्फोरस के साथ।
अब फॉस्फोरस में क्या है, वो Cl पे क्यों जाएगा जब फॉस्फोरस के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जब फॉस्फोरस एक्सेप्ट करेगा तो ऑब्वियसली Cl जो है निकल जाएगा, तो फॉस्फोरस पे OH 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 तीनों लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी भी फॉस्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है, और जब ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पे H, ये टोटोमराइजेशन भी कह सकते हो आप इसको, कि ये टोटोमराइजेशन कर लेगा। जब ये टोटोमराइजेशन कर लेगा तो हमें ये मिल जाएगा H3PO3 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो PCl3 के साथ जब रिएक्शन होगी तो वी विल गेट फॉस्फोरिक एसिड एंड देन HCl। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्सेनिक। अब हमारे आर्सेनिक पे यहाँ तक रिएक्शन होगी, आर्सेनिक OH OH OH, क्योंकि आर्सेनिक के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो आर्सेनिक OH 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 तीनों लग जाएंगे, बट यहाँ पे टोटोमराइजेशन नहीं होगी। ये वाला स्टेप आर्सेनिक के केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वी हैव 3D and 2P। टोटोमराइजेशन की भी एक फॉरमोस्ट कंडीशन होती है कि दोनों ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होनी है वो एक जैसे साइज होने चाहिए। यहाँ पे हमारे को हो जाएगा 4D और ये है 2P, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आर्सेनिक OH3 + 3HCl पे ही ये रिएक्शन रुक जाएगी। तो अगर हम एक बार फिर से रिवीजन करें तो हमें हाइड्रोलिसिस के मेन 4 पार्ट करने हैं। एक पहले हाइड्रोजन नाइट्रोजन हैविंग फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, एक नाइट्रोजन विद Cl नाइट्रोजन पे एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं थी तो हमने ये वाले बॉन्ड को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हुई, जिसके वजह से यहाँ पे रिएक्शन हुई और हमको HNO2 प्लस वाटर HNO2 हमारे को मेन मिला प्लस HF मिला। फिर हमने यहाँ Cl लगा दिया, Cl के पास पहले से ऑर्बिटल है तो Cl आया, Cl ने नाइट्रोजन को दिया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को दिया एंड वी विल गेट अमोनिया प्लस HOCl। नेक्स्ट हमने N वाला हो गया। अब फॉस्फोरस पे आए, फॉस्फोरस पे खुद पे एम्प्टी ऑर्बिटल है तो फॉस्फोरस खुद एक्सेप्ट करेगा, Cl निकल जाएंगे और OH 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 निकल जाएगा। यहाँ टोटोमराइजेशन हो सकती है क्योंकि ओवरलैपिंग काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम आते हैं आर्सेनिक Cl3 पे। आर्सेनिक Cl3 पे यहाँ तक रिएक्शन होगी, यहाँ नहीं होगी क्योंकि 4D और 2P के बीच में उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होता। सो गाइज होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे या तो इंटर हैलोजन कंपाउंड या फिर हमारी इनर्ट फैमिली, नोबल गैस फैमिली। तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो करवाऊंगी क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं आता है। जो उसमें आती है मेन रिएक्शंस आती हैं तो वो वाला पार्ट हम करके मेन ग्रुप एलिमेंट्स को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।